आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग वर्तमान और तत्कालिक मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, बजट और उस बजट का इतिहास। यानी कि जो बजट 2024-25 प्रस्तुत हुआ है और इस हमारे बजट के पीछे जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि अभी सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि आज के दिन हमारा भारत का बजट प्रस्तुत हुआ है। हमारी नई सरकार की प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेतृत्व की जो सरकार है उसकी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया है। तो जब यह बजट प्रस्तुत किया गया तो हम सबसे पहले तत्कालिक पिछली एक पुलिस परीक्षा के प्रश्न की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस रंग की साड़ी पहन करके बजट को प्रस्तुत किया था। तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जितने कंपटीशन के छात्र हैं बिल्कुल हर पॉइंट को आप जानते होंगे। तो पिछली बार आपका आंसर रहा है लाल रंग की साड़ी और लाल रंग की जूती, और लाल रंग का जो इनका बजट है, जो बैग है, वो लाल रंग का पूरा मैचिंग में था। जैसा कि आपने देखा कि पिछली बार लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की जूती के साथ लाल रंग का जो बजट यानी जो बैग होता है, जिसमें पूरे वर्ष का वित्तीय बजट लेकर के निर्मला सीतारमण जी आई थी, तो वो लाल रंग में था। इसलिए पुलिस परीक्षा ने क्वेश्चन को पूछा था किस रंग का, तो आपको ध्यान रखना है लाल रंग की साड़ी। मगर वर्तमान में 2024-25 का जो बजट प्रस्तुत किया है, तो पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जो सरकार है उसमें जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने कौन से रंग की साड़ी पहन करके बजट को प्रस्तुत किया है। तो बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ढंग से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन की एक अलग बात होती है और राजनीतिक की एक बात अलग होती है। तो अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि इनकी साड़ी का रंग जो है बैंगनी, और इनके बैंगनी के साथ उसका जो है सफेद रंग का जो इनकी साड़ी और इनके ब्लाउज का कलर है। बिल्कुल याद रखेंगे, बैंगनी और कैसा सफेद रंग की जो है इनकी ड्रेस का कलर है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैसा कि पिछली बार पुलिस परीक्षा ने क्वेश्चन पूछा था। आइए अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने इस बजट के बारे में देखते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे कि हम लोग अपने बजट के बारे में देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बजट के हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न आता है कि 1860 में क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम बजट जो रहा है, ये बजट ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन विल्सन, क्या नाम था, ब्रिटिश वित्त मंत्री रहे हैं, ब्रिटिश वित्त मंत्री जॉन विल्सन, याद रखेंगे इनका नाम क्या था, तो जॉन विल्सन, इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो जब हम इतिहास की ही बात कर रहे हैं तो भारत में सबसे पहले बजट जो था इन्होंने प्रस्तुत किया था। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि बजट जो होता है, बजट का जो अर्थ होता है, बजट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। जैसा कि यहाँ पर लोग कयास लगाते हैं कि बजट का अर्थ होता है कि नहीं, एक जो है प्रकार का आय व्यय और कहाँ कितना पैसा दिया जाएगा, कहाँ लगाया जाएगा, नहीं, मगर इसका वास्तविक आशय क्या होता है, तो ये जो बजट शब्द होता है इसका वास्तविक आशय होता है चमड़े का थैला। और आपको हम बात बताएं कि बजट शब्द जो है ना, इस बजट शब्द के बारे में संविधान में बजट न लिख करके लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसके बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, वो है अनुच्छेद जो आता है 112। यानी कि कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, 112 अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है, जबकि उसमें बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि हमारे सभी बच्चे याद रखेंगे, भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है, और बजट शब्द की जगह पर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। बिल्कुल इसे ध्यान रखना है।
जो कि अनुच्छेद 112 में वर्णित किया गया है। अब यहाँ पर दूसरी बात यहाँ देखने को मिलती है कि बजट का अर्थ क्या होता है। तो बिल्कुल हाँ बेटा, बिल्कुल बजट का जो अर्थ होता है वो चमड़े का थैला या चमड़े का बैग ही होता है, इसका कोई ऐसे अन्य से नहीं लगाया जाता है। परंतु जैसा कि अभी दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है, तो हमारी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनके द्वारा किस रंग का थैला लिया गया है। तो इनके द्वारा जो उन्हें जो थैला ले रखा है वो है लाल रंग का। कैसा थैला है? लाल रंग का थैला है। यानी कि इन्होंने लाल रंग के थैले में बजट को जो है लेकर के वो संसद के पटल पर पहुंची और वहां पर उन्होंने अपने बजट के लिए जो है प्रस्तुत करने का काम किया। अब प्रश्न यहां पर आता है कि थैले का रंग लाल है और इनकी साड़ी का रंग कैसा है। तो साड़ी का जो रंग है वो कैसा है, तो वो भी ध्यान रखना है, जिसे हम लोग बैंगनी कहते हैं। बैंगनी और बैंगनी प्लस सफेद, बिल्कुल याद रखिएगा। इनके जो ड्रेस है उसका कलर कैसा है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 बैच ने क्वेश्चन को उठाया था, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन कहीं न कहीं हो भी सकता है। तो एक बार याद जरूर रखेंगे कि इनकी साड़ी का रंग इस बार कैसा था, बैंगनी प्लस इनकी जो ड्रेस थी, साड़ी और ब्लाउज की जो ड्रेस थी वो बैंगनी और सफ़ेद रंग में रही है। परंतु उनके बैग का रंग कैसा था, तो बिल्कुल याद रखेंगे लाल रंग का बैग रहा है। अब प्रश्न ये आता है कि जैसा कि सबसे पहला प्रश्न हमने आपसे ये पूछा कि अपने भारत में जो बजट का इतिहास रहा है, तो सबसे पहला बजट का इतिहास कब रहा है? 1860 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रहे हैं जॉन विल्सन, उन्होंने सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया था। मगर अब बात आती है कि अपने भारत में जो सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया था, भारत का जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ है अपने यहाँ पर, किसने प्रस्तुत किया था? तो बिल्कुल याद रखेंगे R.K. षणमुखम शेट्टी। क्वेश्चन आपका क्या बनता है? R.K. षणमुखम शेट्टी, बिल्कुल याद रखना है। R.K. षणमुखम शेट्टी जो रहे हैं, इस बात को बिल्कुल अब आपको ध्यान रखना होगा कि इन्होंने सबसे पहले, जैसे कि बात करते हैं, ये स्वतंत्र भारत के लिए अगर देखा जाता है तो ये भारत में पहला बजट अलग हो जाता है। और स्वतंत्र भारत का जो केंद्रीय बजट हुआ था वो 26 नवंबर, बिल्कुल याद रखना है, 26 नवंबर 1947 इनका जो था वो कौन सा था? वो 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947 में इन्होंने भारत का प्रथम बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था। मगर क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा जब आता है कि जो भारत में स्वतंत्र भारत का पहला बजट, अगर यही क्वेश्चन को चेंज कर दिया था स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो प्रस्तुत हुआ है, तो यहाँ से आप खुद देख पा रहे हैं 15 अगस्त के बाद अगर बात करी जाती है, भारत का प्रथम बजट हो गया, तो उसका आंसर भी आपको यही करना है। और भारत तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद भारत का ये पहला बजट भी है और भारत का भी ये पहला बजट है। तो दोनों क्वेश्चन इस पर आप याद रखेंगे और दोनों किसने प्रस्तुत करे? षणमुखम शेट्टी। मगर अब आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपका क्या होता है? गणतंत्र भारत का प्रथम बजट की ओर लेके चल रहे हैं। तो गणतंत्र भारत का जो सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था? तो 28 फरवरी 1950। क्या करना है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 28 फरवरी जो रही है 1950, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। 28 फरवरी 1950 को इसे प्रस्तुत किया गया था। और इसे प्रस्तुत किया किसने था? तो नाम बिल्कुल याद रखेंगे, जॉन मथाई। इनका नाम क्या था भाई? वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, ये जरूर ध्यान रखेंगे। जॉन मथाई वित्त मंत्री थे जो गणतंत्र भारत का पहला बजट इन्होंने प्रस्तुत किया था। अब यहीं से हम लोग चलते हैं, एक बात करते हैं कि ऐसे ही प्रश्न की तरफ जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, कौन सा पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक बार, क्वेश्चन क्या होता है? सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया? तो 10 बार की अगर हम बात करेंगे, कितने बार की बात करेंगे? 10 बार। किसने? मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है। मोरारजी देसाई, ये शब्द जरूर ध्यान रखेंगे, मोरारजी देसाई।
इन्होंने प्रस्तुत किया है 10 बार। मगर यदि बात करें कि यहाँ पर सर्वाधिक अगर बात करी जाए तो वर्ष 2024-25 का जो बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया हुआ है, इस बजट ने एक इतिहास और बनाया हुआ है। इतिहास कौन सा बनाया हुआ है कि जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने कितनी बार, 6 बार लगातार उन्होंने बजट को प्रस्तुत किया था। कितने बार ध्यान रखना है, 6 बार लगातार प्रस्तुत किया था, जिसके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 7वीं बार, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे, संख्या जरूर याद रखेंगे, 7वीं बार निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। ये बात ध्यान रखेंगे, निर्मला सीतारमण, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। निर्मला सीतारमण ने एक रिकॉर्ड और तोड़ दिया है कि 7वीं बार लगातार जो है उन्होंने बजट को प्रस्तुत किया, जो कि मोरारजी देसाई से एक संख्या आगे हो गई। तो एक 2024-25 के बजट में एक रिकॉर्ड और बना हुआ है, इतिहास और कायम हुआ है, जो कि 7वीं बार लगातार उन्होंने बजट को प्रस्तुत किया है। परंतु जब एक बात पूछी जाएगी कि कुल सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो उसकी संख्या 10 बार मोरारजी देसाई की ही रहेगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने तत्कालिक मुद्दों की, जो कि वर्तमान में अपने बजट सदन में प्रस्तुत हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक और रिकॉर्ड बना हुआ है कि जो बजट प्रस्तुत हुआ है वर्ष 2024-25 का, यानी कि जो बजट आपका 2024-25 का प्रस्तुत हुआ है, जिसे हम बजट कहते हैं, इस बजट की खास बात यह है कि इस बार नए संसद भवन में, कौन से नए संसद भवन में प्रथम बार बजट प्रस्तुत करने का पहला मौका किसको मिला है, निर्मला सीतारमण को मिला है। तो एक यहाँ पर इतिहास और कायम होता है, ये त्रिभुजाकार आकृति जिसे हम कहते हैं। तो त्रिभुजाकार आकृति में अगर एक बात हम देखेंगे, जैसे कि हम लोग देखें कि यहाँ पर त्रिभुजाकार आकृति का ये जो अपना नया संसद भवन बना हुआ है, इस नए संसद भवन में सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो उसका नाम क्या आएगा, निर्मला सीतारमण। बिल्कुल याद रखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग अपने मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक बात करेंगे कि 2 पहले मुद्दे आए थे। एक आया था कहाँ का, आंध्र का। एक पहला मुद्दा कहाँ का आया था, आंध्र का, और दूसरा कहाँ का है, तो दूसरा यहाँ पर आता है बिहार का। दूसरे नंबर पे कहाँ का है भाई, बिहार। सबसे बड़ी बात तत्कालिक सरकार में यही देखने को मिल रही थी कि 2 ऐसे राज्य हैं जो कि लगातार अपनी विशेषता और अपने महत्व के लिए वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। और इस वर्चस्व की लड़ाई में आंध्र प्रदेश के जो सीएम रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, बिल्कुल याद रखना है, चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ जो आपका यहाँ पर सॉरी, यहाँ नेम जो हुआ है आंध्र प्रदेश ये है, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे केवल लिखने में। और बिहार के जो सीएम रहे हैं, ध्यान रखेंगे, हम बिहार के लिए बता देते हैं, तो बिहार के सीएम आपके जो हैं नीतीश, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार। अब ये परिस्थिति यहाँ पर ये आती है कि जिस तरीके से यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो सीएम रहे चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लिए विशेष राज्य की मांग की थी। तो विशेष राज्य की मांग को तो सरकार ने बिल्कुल खारिज कर दिया है, परंतु कहीं ना कहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट पैकेज उसको दिया है। सबसे पहले पैकेज की बात करते हैं। यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र की राजधानी जो आती है वो कौन सी है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, आंध्र की राजधानी अमरावती। इस अमरावती राजधानी के लिए डेवलपमेंट के लिए कितने, 15, बिल्कुल याद रखेंगे। इसके लिए जो नया पैकेज मिला हुआ है वो कितना, 15,000 करोड़ रुपए का मिला हुआ है, यानी कि 15,000 करोड़। बिल्कुल रखें। जैसे कि देखें कि आंध्र प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश की जो हमारी राजधानी रही है, तो राजनीतिक राजधानी के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजनीतिक राजधानी अमरावती है। जबकि अगर कहा जाए तो आंध्र प्रदेश की एक आर्थिक और वित्तीय राजधानी के लिए जो उपनाम मिला हुआ है वो किसको मिला है, विशाखापत्तनम। जबकि आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों की चर्चा की गई थी। कौन कौन, तो याद रखेंगे अमरावती, दूसरा है विशाखापत्तनम और अगला है कुर्नूल। मगर यहां पर राजनीतिक राजधानी के रूप में जो डेवलपमेंट करने के लिए
हमारे केंद्र सरकार के बजट में 15,000 करोड़ रुपए का जो है पैकेज दिया गया है, जो इसको नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से डेवलप किया जाएगा। और दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़, स्किल बिल्कुल याद रखना है, स्किल डेवलप के लिए कितने 2 लाख करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं, बिल्कुल इसे ध्यान रखना है। 2 लाख करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं। दूसरा, जैसे हम बात करें युवा के लिए, अपने भारत में ये जो युवा हैं, युवाओं के लिए जो बात करी गई युवा के लिए, तो युवाओं के लिए 4.25, अगर हम बात करते हैं 4.25, तो यहाँ पर 4 जो है 1, ये है 4.1 करोड़ रोजगार के लिए बात करी है। ये करोड़ जो है रोजगार, बिल्कुल इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, रोजगार। तो यहाँ पर 4.1 करोड़ रोजगार की उन्होंने बात करी, जिसमें से एक बात सब लोग जान लीजिएगा, जितने हमारे कंपटीटर और सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल चैनल से लगातार वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग एक बात जरूर जान लीजिएगा, जो बात अभी करी गई है इसमें कौशल विकास का एक नेम बिल्कुल आगे जुड़ा हुआ है, कौशल विकास बिल्कुल जहां पर जो है नाम बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो नौकरियां मिलेंगी, तो जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल एक बात को जरूर याद रखेंगे, ये नौकरियां जो आपको मिलने वाली हैं, जिन नौकरियों में सरकारी नौकरियां आपकी जहां तक की परसेंटाइल की बात करी जाए तो बहुत ही कम रहेंगी। ये नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में युवा कौशल विकास की योजनाओं के आधार पर ये नौकरियां अक्सर सारी की सारी रहेंगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर जो पैकेज दिया गया है, अगर हम बाढ़ पीड़ित की बात करें, जहाँ बाढ़ की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ अभी हमारे नए बजट में वर्ष 24-25 के बजट में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद असम, यानी कि अगर देखेंगे तो इतने ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ पीड़ित राहत जो पैकेज दिए गए हैं वो बिल्कुल एक्स्ट्रा दिए गए हैं। यहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बिल्कुल अलग से केंद्र सरकार के बजट में प्रावधान किया गया है। जैसा कि देखते हैं कि असम एक ऐसा राज्य है जहां पर आपकी नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा पूरे असम को बाढ़ में सदैव तहस नहस कर दिया जाता है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं यहाँ पर बहुत ही तबाही भरी बाढ़ लाती हैं, तो इनके लिए पैकेज थोड़े एक्स्ट्रा रखे गए हैं। और सबसे अधिक अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उत्तराखंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बरसात के साथ साथ लैंडस्लाइड का भी सबसे ज्यादा, और यहाँ पर डेवलपमेंट हर साल नष्ट हो जाता है बरसात में, इसलिए इन लोगों को बाढ़ का एक्स्ट्रा पैकेज दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर मिलेट्स, यानी कि अगर हम मोटे अनाज की बात करें तो केंद्रीय बजट में वर्ष 2024-25 के बजट में जो मोटे अनाज हैं, जिसे मोटे अनाज कहा जाता है, यानी मिलेट्स, बिल्कुल इसे भी याद रखेंगे। वर्ष 2023 रहा है वो कौन से वर्ष के नाम से जाना गया है, तो वैसे तो वर्ष 2023-24 का जो वर्ष बनाया गया वित्तीय वर्ष, वो कौन सा वर्ष है, मिलेट्स वर्ष के नाम से जाना जाता रहा है। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि वर्ष 2023-24 के बाद जो 24-25 का बजट है, उसमें भारत को क्या बना दिया गया है, यानी मिलेट्स का ग्लोबल हब बना लिया गया है, यानी पूरी दुनिया का हब बना लिया गया है अनाज के लिए, जो है मोटे अनाज का जो ग्लोबल हब बना दिया गया है अपने भारत को। ये हमारे नए बजट में बात की गई है। और अगर हम इसके बाद चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कि हम कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि सस्ती करने की यहाँ पर हमारे बजट में प्रावधान किया गया है, क्योंकि एक बात आपको बताएं, जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर हमारी केंद्र सरकार ने जो टैक्स थे वो समाप्त कर दिए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो सारे के सारे सस्ते हो गए हैं, सस्ते हो जाएंगे हमारे नए बजट में। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की बात करें, ये सस्ते हो जाएंगे। सोलर सिस्टम, जो सोलर हैं आपके सोलर पैनल, इससे सब जो टैक्स थे इनके उत्पादन पर जो टैक्स केंद्र सरकार लगाती थी वो टैक्स समाप्त कर दिए, जिसके कारण ये सोलर पैनल जो हैं ये सस्ते हो जाएंगे। इनके साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे गोल्ड हो गया, सोना हो गया, प्लैटिनम हो गया,
प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, और चांदी यानी सिल्वर हो गई जो आपकी, ठीक है, याद रखेंगे। चांदी भी सस्ती हो गई है, हो जाएगी अपने नए बजट में प्लेटिनम। और इसके साथ अगर हम देखते हैं सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये सारा का सारा सस्ता हो जाएगा। और इसके साथ जो है कैंसर की दवा, ये बहुत ही बढ़िया काम किया गया है हमारे बजट में कि कैंसर की दवा का जो रेट सबसे महंगा हुआ करता है, जो लाखों रुपए की दवाएं आती हैं, तो उन दवाओं को जो है उनका रेट सस्ता कर दिया गया है। कैंसर की दवाएं सस्ती कर दी गई हैं। और एक्सरे मशीन, अगर हम बात करें एक्सरे जो मशीन है, इस मशीन का रेट भी कम कर दिया गया है, जिससे कि लगातार जो पीड़ित लोग हैं वो अगर एक्सरा कराते हैं तो कम से कम पैसे में एक्सरे हो जाएं। इसके लिए कि सरकार ने यहाँ पर काम किया है। आइए देखते हैं अगले मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में 1000 बायो रिसर्च सेंटर, हमारी नए बजट 24-25 के बजट में अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए 1000 जो बायो रिसर्च सेंटर हैं, रिसर्च सेंटर बनाए जाने की यहाँ पर बजट में प्रावधान किया गया है। प्लस यहाँ पर अगर दूसरी भी बात करते हैं तो कितनी किसानों के लिए 109 फसलें जो हैं वो एमएसपी पर ला दी गई हैं। नए बजट में कुल कितनी ऐसी फसलें हैं जो एमएसपी के आधार पर लाई गई हैं, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा 109 फसलें कुल आती हैं जो कि एमएसपी के रेट पर आपको ली जाएंगी। परंतु मैं एक सत्य आपको बताता हूं, सत्य ये है कि एमएसपी पर कितने प्रतिशत फसलें खरीदी जाती हैं, ये किसी भी उत्तर प्रदेश जैसे या फिर अन्य राज्य का कोई भी एक राज्य का आंकड़ा उठा के देखेंगे तो किसानों के केवल 5 से 8%, 10 से 12% के बीच में ही किसानों की फसलें जो हैं एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। बाकी सब बिचौलियों के माध्यम से, बड़े बड़े ठेकेदारों के माध्यम से हमारे जितने सरकारी कांटे होते हैं वहां पर खरीदी जा रहे हैं। तो इस पर नकेल कौन लगाएगा? अगर यही बात हम मुद्दे की करते हैं तो बताएं इस पर कौन रोकेगा? तुमने एमएसपी तो लागू करी, मगर एमएसपी पर किसानों की सारी फसलें खरीदी जाएं और लगभग कितने प्रतिशत खरीदी जानी चाहिए? 80% फसलों को किस मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए? एमएसपी पर खरीदा जाना चाहिए, जिसमें से 80% किसानों की फसलें खरीदनी जानी चाहिए। रीजन, तभी किसानों को यहां पर इनकी आय दोगुनी की जा सकती है, अन्यथा 4 किसानों की फसलें खरीदने से 100 किसानों का यहां पर कोई फायदा नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं अगले एमएसपी के बाद यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपका बनता है कि अपने फसलों के साथ साथ जैसे कि एक कृषि बजट, यानी कि 1.25 करोड़ जो है वो कृषि के लिए बजट रखा गया है। जरूर ध्यान रखेंगे 1.25 करोड़, बिल्कुल याद रखेंगे 1.25 ये लाख करोड़ में आता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि वो डायरेक्ट करोड़ में नहीं करेंगे। 1.25 आगे लाख करोड़, ये इसका बजट रखा गया है, जो कि केवल किसके लिए है? कृषि के लिए है। ये तो ठीक, अच्छी बात है कि कृषि के लिए जो बजट रखा गया है कहीं ना कहीं ठीक है, मगर इसके लिए सही जो है नियमावली आवश्यक होती हैं। बिल्कुल सही नियमावलियों से इन्हें लागू किया जाना चाहिए। अगर दूसरे मुद्दे की हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर टैक्स बदलाव में कई छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा गया है। जैसे पिछले बार की अपेक्षा, जैसे यहाँ हम बात करें 0 से लेकर के 3 लाख रुपए जिनकी इनकम होती है, 3 लाख जिनकी इनकम होती है, तो इनकम टैक्स जो है वो आपका बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। बिल्कुल याद रखें, यहाँ पर इस बार, पिछली बार 2.5 लाख था, इस बार इसका दायरा बढ़ा करके 50,000 का दायरा बढ़ा दिया गया है, जो कि 3 लाख तक की इनकम टैक्स बिल्कुल आपकी फ्री हो जाएगी। इसे बिल्कुल ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे इसके बाद, इसके आगे की बात करेंगे। नंबर 2 पॉइंट पे क्या बताया है कि 3 से लेकर के अगर 7 लाख की बात की जाए तो इतनी इनकम करने वालों में से कितना टैक्स चुकाना होगा? आपको 5%, आपके कुल इनकम का 5% भारत सरकार को इनकम टैक्स देना होगा। और अगर हम यहां पर बात करते हैं अगले पॉइंट पे 7 से लेकर के 10%, अगर 10 लाख आपकी जो है इनकम होती है तो आपको कुल कितना % देना होगा?
ये देखेंगे आपको 10%, यानी कि अगर हम बात करेंगे 7 लाख प्लस, यानी 7 से आगे जाने पर आपको जो है कि क्या करना पड़ेगा, 10 जो है % टैक्स चुकाना होगा। वैसे ही आप ऊपर भी ध्यान रखेंगे इस बात का जरूर से जरूर कि 3 लाख प्लस से यहाँ पर इसकी शुरुआत करी जाएगी। 3 लाख तक का बिल्कुल ऊपर बिल्कुल बता चुके हैं कि 3 लाख तक का टैक्स आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और दूसरी बात, हम अगले पॉइंट की अगर यहाँ पर बात करते हैं कि 10 से लेकर के 12 लाख, यानी कि यहाँ पर अगले पॉइंट में अगर हम 10 लाख प्लस से अगर हम बात करते हैं 12 लाख तक की बात करते हैं तो इतने पर कितने % देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 15% टैक्स आपको चुकाना होगा। कितने %? 15% इनकम टैक्स दे होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे 12 लाख ये प्लस, यानी 12 लाख प्लस में से लेकर के अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 15 लाख की बात करी गई है, तो ये कितना % होगा, यहाँ 15 लाख की बात करी गई, जो ये होगा आपको 20% अपनी इनकम का कुल कितने % चुकाना होगा, 20% इनकम टैक्स आपको चुकाना होगा। और इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि अब बात करेंगे 15 लाख प्लस की बात करेंगे, यहाँ 15 लाख प्लस की बात करेंगे, जिन लोगों की, जिन भी भारत के नागरिकों की इनकम 15 लाख से अधिक होगी प्रतिमास, उन लोगों को यहाँ पर कुल टैक्स की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सबसे बड़ा टैक्स यहाँ पर लगा हुआ है 30%, यानी एक छोटी सी बात है, कुल इनकम का उनको 30% टैक्स चुकाना होगा, जो कि इनकम टैक्स कर विभाग द्वारा बिल्कुल लेना होगा, यानी उसको दे होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसी के अगले छोटे से मुद्दे पर, जैसे कि हम अपने बात कर रहे हैं कि अभी अभी अपने भारत में एक नए डेवलपमेंट की तेजी से बड़ी विस्तार हो रहा है, गाँव की तरफ भी इसका तेजी से रुझान हो रहा है। जैसे कि हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड की, शेयर बाजार की बात करेंगे, तो जैसे कि अपने भारत में शेयर बाजार कहते हैं कि गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश होने के कारण, गांव का देश होने के कारण सबसे बड़ी बात आती है, शहरों से निकल करके गांव में बिल्कुल धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की छोटी छोटी पूंजियों की जमा करने की शुरुआत हुई है। तो यहाँ एक काम थोड़ा किया गया है जो कि कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा, कि जैसे कि बात यहाँ पर करी गई है कि जो म्यूचुअल फंड बाजार यानी कि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल्स गेम हुआ करते थे, उनमें 10 से बढ़ा करके इसका टैक्स कितना कर दिया है, यानी 10% से बढ़ा करके यहाँ पर 5% टैक्स कर दिया है। यानी म्यूचुअल फंड के जो बिल्कुल कहते हैं लॉन्ग टर्म गेम हुआ करते थे, यानी कि जहाँ पर लंबे समय के लिए पूंजी जमा की जाती थी, उसके लिए कितने % टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो इसका टैक्स 12.5% कर दिया है, जो कि पिछले बजट में कितना था, तो पिछले बजट में 10% था। और दूसरी बात करेंगे कि अगर शॉर्ट टर्म्स जो आपका कैपिटल गेम है, बिल्कुल कम समय के लिए जो पूंजी जमा की जाती है, उसमें कितना इन्होंने बढ़ा दिया है, तो इन्होंने 15% से बढ़ा करके सीधा 20% कर दिया है। तो यहाँ बात एक बार समझ लीजिएगा, जो पूंजियां बहुत ही लंबे समय के लिए जमा की जाती हैं, उन पर जो टैक्स बढ़ा दिए गए हैं वो 10 से बढ़ा करके 12% कर दिए गए हैं। जो बहुत ही कम समय के लिए म्यूचुअल फंड किया जाता है, उसमें कितने % बढ़ा दिया है, 20% बढ़ा दिया गया है। तो देखते हैं कि हमारा वर्ष 2023-24 के बाद ये जो 24-25 का बजट आया हुआ है, आज पारित हुआ है, तो इस बजट को भारतीय जनता जो भी है, नागरिक जो भी हैं, कितना इसे पसंद करते हैं, और यह भी देखा जाएगा कि यह कितना कारगर साबित होता है, तो वो आगे इसे हम लोग समझ सकते हैं।